हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यूनिट एंड मेजरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटीज और उसके स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 में स्टडी करेंगे कि उस स्टैंडर्ड यूनिट को प्रैक्टिकल यूनिट के साथ कैसे रिलेट करते हैं। यूनिट सारे यूनिट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का वे क्या है, तरीका क्या है ना, और कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है वो अभी यूट्यूब पे टाइप करें यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर 1 बाय ऑल इन ट्यूटोरियल, तभी ये लेक्चर आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट एसआई यूनिट इन सिंबॉलिक फॉर्म, है ना। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। जैसा कि हमने बोला था कि हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट हैं जिनको हम इस लेक्चर में प्रैक्टिकल यूनिट के साथ रिलेट करेंगे। जैसे कि लेंथ हो गया, है ना। अब लेंथ में दो तरह का लेंथ हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लार्ज लेंथ हो सकता है, स्मॉल लेंथ हो सकता है। ठीक है, टाइम हो गया, है ना। मास हो गया, मास में भी लार्ज मास हो सकता है, ठीक है, स्मॉल मास हो सकता है। यहाँ पे हम कुछ दूसरे तरह के प्रैक्टिकल यूनिट भी देखेंगे, जैसे एरिया हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे वो आपका ये लेक्चर फ्लो चार्ट है। वे फॉर राइटिंग एसआई यूनिट इन सिंबॉलिक फॉर्म। पहला क्या है, सिंबल ऑफ यूनिट शुड बी इन स्मॉल लेटर। कोई भी हम सिंबल लिखेंगे, सिंबल ऑफ यूनिट, जैसे कि मास, सॉरी, जैसे कि मेरे पास मास एक फिजिकल क्वांटिटीज है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है केजी। सिंबल ऑफ यूनिट शुड बी इन स्मॉल लेटर, तो जो मेरा के होगा ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, या फिर फोर्स का न्यूटन होता है ना, तो हम न्यूटन कैपिटल में क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम से है। ठीक है, सर आइजक न्यूटन। सेकेंड है इट शुड नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। हम लोग कोई भी यूनिट का सिंबल लिखने के बाद, सिंबल ऑफ यूनिट, कोई भी यूनिट का सिंबल लिखने के बाद हम फुल स्टॉप नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पे केजी है तो केजी के बाद फुल स्टॉप नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है द फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। हमने अभी क्या बोला था कि फोर्स का यूनिट होता है क्या चीज, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अब आप बोलोगे कि सर इसने पहला दिया है क्या, सिंबल ऑफ यूनिट शुड बी इन स्मॉल लेटर, तो इसने स्मॉल में क्यों नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वाला कंडीशन है, थर्ड रूल है, क्या है, कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। ठीक है, सर आइजक न्यूटन के रिस्पेक्ट में है ये नेम न्यूटन, इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं होता तो हम यहाँ स्मॉल लेटर यूज कर सकते थे। फोर्थ नंबर में आता है नेवर यूज प्लूरल फॉर्म फॉर सिंबल। अब यहाँ पे हम जैसे कि केजी है तो केजीज नहीं लिख सकते। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड्स प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और जैसे कि मोमेंटम है तो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। या फिर आप जैसे कि पास्कल्स है ना, नेवर यूज प्लूरल फॉर्म फॉर सिंबल, तो पास्कल का पी ए हम लोग लिखते हैं सिंबल में,
पास ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, या फिर पास ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हम लोग सिर्फ सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं, लाइक पीए पास्कल। फिफ्थ नंबर में फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज बिगिन विथ स्मॉल लेटर इवन इफ इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। कोई भी यूनिट को अगर हम फुल्ली लिखते हैं, कंप्लीट लिखते हैं, जैसे केजी, तो केजी को अगर हम किलोग्राम लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं, तो के जो होगा वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल लेटर होना चाहिए, वो चाहे साइंटिस्ट के नाम से हो या फिर ऐसे ही हो, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने आपको बोला था कुछ प्रीफिक्स ऑफ पावर 10 है, जैसे कि कोई भी लेंथ हो गया या फिर कोई भी चीज ऐसे हो गया जिसे हम लार्जर फॉर्म में लिखना चाहते हैं या फिर सबसे स्मॉलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जैसे कि 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, है ना। तो जैसे ही जैसे पावर में माइनस पावर इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे कि -1, -2, -3, तो वो एक स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। यही 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3 ऐसा कुछ होता तो ये इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चार्ट है, जैसे कि 10 टू द पावर 1 को हम लोग प्रीफिक्स जो है वो डेका है, सिंबल DA लिखते हैं, है ना। 10 टू द पावर 2 को, है ना, हेक्टो है, इसका सिंबल H है। ये लिखने का तरीका है, कैसे हम लोग सिंबल लिख रहे हैं। यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है, ये क्या है, किलो है ना, इसको किलो बोलते हैं। और इसका सिंबल जो है स्मॉल के है। 10 टू द पावर 6 को मेगा, यहाँ पे मेगा। अब आप ये बोलोगे ये जो 3 सिंबल है वो स्मॉल में क्यों है और बाकी सिंबल कैपिटल लेटर में क्यों है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो मेगा है ना, यहाँ पे जो मेगा है, क्यों, अब आप देख लो, स्मॉल एम जो है किसके लिए है, स्मॉल एम हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मिली के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से अगेन स्मॉल एम हम मेगा के लिए तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल एम है। उसी तरह जिगा, उसी तरह टेरा है, और इसी तरह पेटा, और इसी तरह से हेक्सा है। ये जो इसके जो स्मॉल लेटर है वो कहीं ना कहीं यूज कर लिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। 10 टू द पावर 6 को मेगा हम लोग बोलते हैं, 10 टू द पावर 9 को जिगा बोलते हैं, 10 टू द पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 टू द पावर 15 को पेटा बोलते हैं, 10 टू द पावर 18 को एक्सा, और इसका यूनिट है कैपिटल ई। उसी तरह से ये सारे क्या है, लार्जर यूनिट है, ये सारे क्या है, लार्जर यूनिट है। अब यहाँ पे हम कुछ स्मॉलर यूनिट्स की बात करेंगे, जैसे 10 टू द पावर -1 क्या हो गया, डेसी हो गया, 1/10, है ना। ये क्या होगा, 1/10 के फॉर्म में। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/10, 1 का 10 पार्ट, 1 का हम कितने पार्ट करेंगे, 10 पार्ट। उसी तरह से इसका प्रीफिक्स क्या है, डेसी है, सिंबल स्मॉल डी है। 10 टू द पावर -2 सेंटी मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, 1/100, ये कितना हो जाएगा, 1/100। तो हम यहाँ पे एक चीज अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो 1 है, 1 को हम यहाँ पे 10 पार्ट कर दिए, इस ये जो 1 है ना, ये जो 1 है इसको हम 100 पार्ट कर दिए, तो ये क्या होते जा रहा है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है ना। यहाँ पे मेरा क्या होता था, इंक्रीज होते जा रहा था, जैसे कि 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 मीन्स की 100, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 10 टू द पावर 3 मीन्स की 1000, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 10, 100, 1000, 10 की मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। और यहाँ पे 10 की डिवीजन में क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है ना। 1/10 है, 1/100 है, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर 1 रुपया हो, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना हो,
ठीक है ना, 10 फ्रेंड्स को देना हो या फिर 10 लोगों को देना हो। और दूसरे केस में क्या आ रहा है यहाँ पे 1 रुपीज को आपको 100 लोगों को देना है। तो ऑब्वियस बात है कि क्या 1 रुपीज को यहाँ पे 10 पार्ट में, मतलब कि ये जो टर्म है 1/10 वो 1/100 से बड़ा है। ठीक है, तो 1/10 बड़ा है, फिर 1/100 छोटा है, और 1/1000 है यहाँ पे ये और छोटा हो गया। ठीक है, ये और छोटा हो गया क्योंकि 1 को यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड करना, 1000 पार्ट में डिवाइड करना। तो इसी तरह से यहाँ पे 10⁻⁻1 को डेसी बोलते हैं, सिंबल डी है। ठीक है, 10⁻⁻2 को सेंटी बोलते हैं, स्मॉल सी है। 10⁻³ को मिली बोलते हैं, स्मॉल m। 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल m जो है मिली के लिए यूज कर लिया गया है, कैपिटल m जो है वहाँ पे यहाँ पे मेगा के लिए यूज कर लिया गया है, तो माइक्रो के लिए तो कुछ तो बचा नहीं ना, तो हम यहाँ पे स्मॉल m यूज कर सकते थे और ना ही कैपिटल m यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक सिंबल खोजा और ये है माइक्रो। ठीक है, 10⁻⁻9 जिसको हम लोग नैनो बोलते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻⁻12 इसको पिको बोलते हैं, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻⁻15 को इसको फेम्टो बोलते हैं, है ना, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसे हम एक यूनिट होता है इसका फर्मी, इसको फर्मी भी बोलते हैं। 10⁻⁻15 को 10⁻⁻18 को एटो, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। चलिए, तो ये सारा था हम लोग का सम सफिक्स पावर ऑफ 10। अब हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर है। अगर आप को दूध लेना है और दूध वाले से बोलोगे कि भैया आप मुझे 1 मीटर क्यूब दूध दे दो, तो क्या वो आपको देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो 1 मीटर क्यूब जानता ही नहीं है, उसे फिजिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे फिजिक्स से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है ना, कोई लॉ नहीं जानते हम फिजिक्स को, हमें सिर्फ अपने काम करने से मतलब रहता है, हमें अपना कुछ बेचना है और खरीदने वालों को कुछ खरीदना है, दैट्स इट। ठीक है, इससे आगे हमें कुछ नहीं पता। जैसे कि दूध वाले को दूध बेचने से मतलब है और दूध लेने वाले को दूध लेना है। ठीक है, तो उन लोग का एक अपना प्रैक्टिकल यूनिट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लीटर। ठीक है, तो वो जानते हैं कि 1 लीटर कितना होता है, हाफ लीटर कितना होता है। तो किसी ने बोला कि भैया मुझे 1 लीटर दूध दे दो, तो वो अपना उनका जो मेजर करने वाला स्टैंडर्ड होता है वो निकालते हैं और उसे एक बार मेजर करके वो दूध दे देते हैं और ये बोलते हैं कि ये आपका 1 लीटर हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग आते हैं, मान लो कि ट्रक में हमें कोयला को, है ना, ट्रक में कोयला है। ठीक है, इसी तरह से 2-3 ट्रक में कोयला है और पूछा कि भाई आपके ट्रक में कितना कोयला है, तो उसने बोल दिया कि 10,000 kg, किसी ने बोल दिया 11,000 kg, या फिर किसी ने और बोल दिया कि 11,678 kg। ठीक है, तो ये सारे ऐसे टर्म है जिसे याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है ना, बहुत लोग इस चीज को याद नहीं रख पाएंगे, या फिर उन्हें ये बोलो कि उन्हें याद रखने में डिफिकल्टी होगा, परेशानी होगी कि इतना ये सारा चीज कौन याद रखेगा। ठीक है, तो उन्होंने इसको मेजर करने के लिए एक अपना खुद का यूनिट बनाया। क्या बनाया कि किसने पूछा कि आपके ट्रक में कितना कोयला है, तो उन्होंने बोला मेरे ट्रक में 10 टन कोयला है, 10 टन। ठीक है, और किसी ने बोला कि मेरे जो ट्रक में है उसमें 12 टन कोयला है। ठीक है, थर्ड वाले ने बोला मेरे में 15 टन, 20 टन, इस तरह से। तो यहाँ से इजीली समझ में आ जा रहा है कि ये जो टन है ना, इजीली समझ में ये आ रहा है कि किसी ने बोला 10 टन, 11 टन, मतलब कि उसका जो कोयला है इससे कितना है, 1 टन ज्यादा है।
ठीक है, तो यहाँ से आसानी से ये समझ में आ रहा है कि कितना कोयला ज्यादा है एक दूसरे के ट्रक से, 1 टन 2 टन 3 टन। अभी टन क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर उसी तरह से हम लोग वॉल्यूम के बारे में देखें, ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या है? अगर मास अभी तो हम लोगों ने मास के, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हम लोग इस तरह से देखें, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है हमारा वॉल्यूम। तो इसका मतलब वॉल्यूम तो होना चाहिए क्या? 1 मीटर, मतलब मीटर इंटू मीटर 1 मीटर क्यूब, ठीक है। बट क्या अगर आप किसी से ये बोलते हो कि इस टंकी में 1 मीटर क्यूबिक पानी आता है, तो क्या समझेगा कोई? जिसे फिजिक्स से लेना देना नहीं है कुछ भी, क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। आप इस तरह से बताओगे कि इस टंकी में 1000 लीटर पानी आता है, तो इजिली समझ जाएगा कि हाँ 1000 लीटर पानी आता है, तो इस टंकी का साइज कुछ होगा, ठीक है, 500 लीटर, है ना। ये सारी चीज जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है। तो प्रैक्टिकल यूनिट मतलब कि जो हमने ये एक्चुअली, जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट तो था ही, उसके और पहले से ये हमारा प्रैक्टिकल यूनिट आ ही रहा है, ठीक है, जिसे बहुत पहले से लोग बनाते ही रहे हैं। ये प्रैक्टिकल यूनिट एक्चुअली बना नहीं है, ठीक है, ये हम बनाते हैं अपने कन्वीनियंट, अपने इजी के लिए, ठीक है। कोई भी चीज को हमें अगर मेजर करना है तो उसे हम इजी कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप अनाज खरीदने जाते हो तो बोलते हो कि भैया हमें 1 kg, या फिर ये बोलते हो कि भैया प्याज कैसे किलो है ना, ऑनियन कैसे है, तो उसने बोला कि आपको 10 रुपीज kg, ठीक है। तो आप बोला कि ठीक है दे दो, तो उसने क्या किया कि ऑनियन को बोरे में से निकाल कर वो आपको 1 kg बैलेंस करके देने लगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया ये क्या, आपने तो बोले थे 10 रुपीज, ठीक है। तो वो बोलेगा कि नहीं 10 रुपीज kg था, बोरा से नहीं। तो आप बोलोगे कि ये केजी क्या होता है, बोरा क्या होता है, क्योंकि आपको तो फिजिक्स पता ही नहीं है, केजी के बारे में पता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यूनिट चेंज करने जा रहे हैं क्या, किस चीज में, बोरा में। आप बोलोगे कि ठीक है इस बोरे में आपका लगभग 100 kg ऑनियन आता है, ठीक है। अगर कोई आपसे बोलने आएगा 100 kg, आप उसको यूनिट बना लिए क्या, क्विंटल, है ना। 100 kg को आपने यूनिट क्या बना लिया, क्या, क्विंटल। अब ये सभी को समझ में आ जाएगा कि एक बोरे में जो ऑनियन होता है वो 1 क्विंटल होता है, ठीक है। तो दूसरी बार से अगर कोई भी आपको पास आएगा, बोलेगा कि 10 क्विंटल आप मुझे ऑनियन दे दो, तो आप क्या करोगे, आप 10 बोरा उठाकर उसे दे दोगे, निकाल कर उसे दे दोगे, ठीक है। तो ये चीज क्या हुआ, हम उसे 100 kg कहने के बजाय हम बोल रहे हैं क्या, 1 क्विंटल, या फिर ऐसे बोल रहे हैं 1 बोरा दे दो, 2 बोरा दे दो, 3 बोरा दे दो, 4 बोरा दे दो, इस तरह से। तो हम अपने यहाँ पे इजी और अपने कन्वीनियंट के लिए हम यहाँ पे जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो बोरा यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आप कहीं पे जाते हो एरिया से रिलेटेड, अगर आपको जमीन खरीदनी है या फिर कुछ एरिया परचेज करने हैं, कुछ लैंड एरिया परचेज करना है, जैसे आप बंगाल में जाते हो तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भैया हमें ये खेत खरीदना है, ठीक है, या फिर ये लैंड जो है वो पूरा मुझे खरीदना है, तो क्या प्राइस होगा, कैसे होगा ये। तो वो बोलेगा कि आपको कितना खरीदना है, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, है ना। उसने क्या यूनिट किया, बीघा। अब इसी तरह से अगर आप किसी और स्टेट में चले जाते हो, जैसे कि पंजाब में चले जाओ, तो वहां पे आपका यूज करेगा मरला। अब ये मरला क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन उस लोकल में जितने भी लोग हैं उन्हें सब पता है, वो अपना एक दूसरे को बेच रहे हैं, अपने इस तरह से कमाई कर रहे हैं। उसी तरह से पंजाब के और ऊपर में चले जाओ तो आपको समथिंग क्या बोलने को मिलेगा, किला,
ठीक है, किला बोलने के अलावा किला वहाँ की एक प्रैक्टिकल यूनिट है, वहाँ के लोगों को पता है। लेकिन वहाँ खरीदने के लिए अगर दूसरे स्टेट से लोग जाएंगे, दूसरी जगह से लोग जाएंगे, तो उन्हें पता नहीं कि किला क्या होता है। तो ये सारे जो यूनिट है वहाँ के लोगों ने या फिर लोकल के लोगों ने क्या किया कि अपने इजी और कन्वीनियंट के लिए यूज करने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल यूनिट को, है ना, इस लेक्चर में स्टैंडर्ड यूनिट के साथ रिलेट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, जैसे पहले आते हम लोग डिस्टेंस के बारे में, है ना। अब यहाँ पे डिस्टेंस दो तरह के होंगे, स्मॉल डिस्टेंस भी होंगे, लार्ज डिस्टेंस भी होंगे। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे कि पहले है फर्मी, है ना। अब फर्मी कहाँ पे यूज होता है, इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो फर्मी हम लोग जो होता है, अभी इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, हमने पहले पावर ऑफ 10 के टर्म में पढ़ा था कि 10 टू द पावर -15 जो होता है वो मेरा एक फर्मी होता है। 10 टू द पावर -15 जो होता है वो एक फर्मी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, फर्मी। हम यहाँ पे फर्मी यूज कर रहे हैं। इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, जहाँ पे न्यूक्लियस की साइज को मेजर के लिए यूज कर रहे हैं, वन फर्मी। क्योंकि ये बहुत ही छोटा यूनिट है, इसको हम लोग फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। और वन एफएम, यहाँ से एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फेम्टोमीटर विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। जैसे कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन होता है 1.2 फर्मी। तो ये सारे चीज जैसे जैसे हमारा नेचर, जैसे जैसे हमारे यूनिवर्स में जितने स्मॉल पार्टिकल या फिर जितने स्मॉल एटॉम्स वगैरह का खोज होते गया, इन्वेंशन होते गया, डिस्कवरी होते गया, उसी तरह से हम लोग इसका प्रैक्टिकल यूनिट भी आते गया। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट में इसे मेजर करते गए। आगे हम लोग देखते हैं वन एक्सरे यूनिट। ये भी एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है जो कि 10 टू द पावर -13 मीटर होता है। अब आते हैं कि जो फर्मी है, ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर साइज, है ना, न्यूक्लियस के साइज को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, अब इससे थोड़ा अगर बड़ा हो, है ना, जैसे कि एटॉम्स या मॉलिक्यूल्स, उन्हें कैसे मेजर करेंगे, तो उन्हें मेजर करेंगे हम किससे, एंगस्ट्रॉम, है ना। एंगस्ट्रॉम का यूज वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी मेजर करने में यूज होता है। ठीक है, और वन एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -15 मीटर, सॉरी 10 टू द पावर -10 मीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर कितना आएगा, -8 सेंटीमीटर, सॉरी 10 to the power -8 centimeter, and which is also equal to 10 to the power -7 millimeter, and which is also equal to 0.1 माइक्रो मिलीमीटर। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज कर रहे हो, है ना, whether you are using in मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये सारे जो यूनिट थे ये आपका याद रखना है कि वन एंगस्ट्रॉम किसके कितने मीटर के बराबर है। अब यहाँ पे मीटर हमारा क्या है, मीटर हमारा था स्टैंडर्ड यूनिट जो कि एक लेंथ का ऐसा यूनिट है। और हम यहाँ पे जो भी एंगस्ट्रॉम हो गया या फिर फर्मी हो गया, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है जिसको हम लोगों ने बनाया। ठीक है, उसी तरह से नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं जो चीज हमें नहीं दिखता है ना। नैनोमीटर भी एक स्मॉल यूनिट का स्मॉल क्या है, लेंथ, बहुत ही स्मॉल यूनिट है ऑफ किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, उसी तरह से माइक्रोन होता है ना, 10 टू द पावर -6
जैसे कि आप शॉप में जाते हो और बोलते हो कि भैया मुझे 4 माइक्रोन का प्लास्टिक दे दो, है ना। किसी ने बोला कि मुझे 8 माइक्रोन का प्लास्टिक दे दो, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि 4 माइक्रोन यानी 8 माइक्रोन, तो 4 माइक्रोन बहुत पतला होता है प्लास्टिक, 8 माइक्रोन उससे दुगना मोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टिक को मेजर कर रहे हैं हम। उसके बाद आता है लार्ज डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? लार्ज डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि हमारा अर्थ से सन का डिस्टेंस, है ना, सन से अदर प्लैनेट का डिस्टेंस, ठीक है, क्या है, ठीक है। अब हम इसे तो किलोमीटर में तो प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये लगभग लाखों करोड़ों किलोमीटर है ना। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। एक स्टार्स से दूसरे स्टार्स का क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे किलोमीटर जो स्टैंडर्ड यूनिट है या फिर मीटर में रिप्रेजेंट करें, तो ये तो लाखों करोड़ों किलोमीटर हो जाएगा, जिसे याद रखना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो पहला क्या है लाइट और दूसरा ईयर। ईयर एक खुद टाइम का यूनिट है, लेकिन अगर यहाँ पे लाइट आ जाता है और दोनों कंबाइन हो जाते हैं लाइट ईयर, तो ये एक डिस्टेंस का यूनिट बन जाता है, ठीक है। तो लाइट ईयर मीन्स कि 1 ईयर में लाइट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लेते हैं कि 1 ईयर में जो लाइट है यहाँ से यहाँ तक चला, सॉरी मेरा लाइन है ना सीधा नहीं बना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 इंटू, सबको शायद याद होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है, 3 इंटू, तो ये 1 सेकेंड में ना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस तरह से 1 लाइट ईयर जो होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। इसे हम लोग यूज करते हैं नियर बाय स्टार्स का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। फॉर्मूला वही है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, 1 सेकेंड में कितना, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ इंटू कितने, 1 ईयर में। तो 1 ईयर में हाउ मेनी डेज, 365, ठीक है। 1 डेज कितने आवर, 24। 1 आवर में हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट में हाउ मेनी सेकेंड इज 60 सेकेंड, विच इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू 10⁻, मीटर क्या है, ये है मीटर पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक है। और ये किस टर्म में है, यस में, तो ये एस और ये सेकेंड कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ मीटर। तो ये जो मिलाकर जितने भी डिस्टेंस हुए ये मीटर में होंगे। तो हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका आएगा 9.46, ठीक है। वेट 46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लाइट ईयर को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि
किसी ने बोला कि वो जो स्टार्स है वो यहाँ से 20 मीन्स 20 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि पहला कि वो उसकी डिस्टेंस क्या है 20 लाइट ईयर, दूसरा क्या है कि उसके जो लाइट अर्थ पे आया होगा वो 20 ईयर्स के बाद आया होगा। ठीक है, 20 ईयर्स के बाद आया होगा। 20 लाइट ईयर्स का मतलब ये, अब कोई भी लाइट पे स्टार्स 200 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पे है तो उसकी जो लाइट आएगा 200 ईयर्स के बाद आएगा। ठीक है, लाइट ईयर्स के बाद 200 लाइट ईयर। ओके, सेकेंड जो हमारा डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट्स है पैरालैक्टिक सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं पारसेक, जिसको हम लोग पारसेक भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पर सेकेंड। अब यहाँ पर सेकेंड मीन्स यहाँ पे किस सेकेंड की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम सेकेंड की बात कर रहे हैं आर्क सेकेंड की। ठीक है, अब आर्क सेकेंड होता क्या है, चलिए आगे देखते हैं। पारसेक इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस है एंड इसका जो डिफिनेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टू द सबस्टैंडर्ड एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। अब 1 सेकेंड ऑफ आर्क क्या होता है? जैसे कि ये मेरा सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, या फिर ऐसे ले लेते हैं, एक मिनट, ये मेरा लाइन है। अगर यहाँ से हम ऐसे जाएं तो ये मेरा हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री ये कितना है 360 डिग्री। अब हमें 1 डिग्री लिखना होगा। 1 डिग्री कैसे होगा 1/360, किसके बराबर होगा 1 डिग्री। ठीक है, मतलब कि इस 360 का कितने पार्ट करेंगे, है ना, ये अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा 180 बाई 360, यहाँ पे 90 बाई 360। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये मेरा एंगल है, तो हमने इस 360 को कितने पार्ट किया 1/360, तो ये हुआ 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को हम 60 टाइम्स डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा 1 डिग्री हुआ। अब इसको हम 60 टाइम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस जा रहा है, डिस्टेंस जैसे जैसे दूरी तय कर रहा है ये लाइन, या फिर ये बोले कि ये लाइट, उसी तरह से ये लाइन और इस लाइन के बीच के डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आप अभी यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। तो ये 1 डिग्री को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 60 पार्ट में। ठीक है, तो ये मेरा बनेगा 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को भी हम 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये मेरा बनेगा 1 सेकेंड। ठीक है, ये मेरा कितना बन रहा है 1 सेकेंड। तो ये मेरा ये जो 1 सेकेंड ऑफ आर्क है ये यही है। ठीक है, अब हम लोग इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो हम इसे क्या ले रहे हैं 1 AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये मेरा है आर्क सेकेंड। ठीक है, 1 आर्क सेकेंड, और ये जो रेडियस मेरा है
ये मेरा है डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1 पार्सेक। तो एंगल जो है यहाँ पे मान लेते हैं ये थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या होगा, L बाई आर। ठीक है, L बाई आर, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। अब हम यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पार्सेक। पार्सेक, 1 पार्सेक कितने मीटर के बराबर होता है, राइट, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो r यहाँ पे, कि r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स 1 पार्सेक। तो यहाँ पे r जो होगा वो क्या होगा, r जो होगा L बाई थीटा होगा। ठीक है, L बाई थीटा। अब L क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मीन्स कि 1 पार्सेक को P से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 AU डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब 1 AU इज इक्वल टू होता है 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, एंड 1 सेकेंड को हम लोग ऐसे लिखेंगे इन टर्म ऑफ रेडियन। ठीक है, तो ये होगा 1/3600 into पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, ये 1 सेकेंड के बराबर हो गया। 1/3600 इंटू पाई बाई 180 रेडियन विच इज इक्वल टू 3.08। इसे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आता है आपका 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू हमने देखा कितना, 1 parsec is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter, which is equal to 3.26 light year। ठीक है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर हो जा रहा है। ये मतलब ये कि जो पार्सेक है वो लाइट ईयर से क्या है, पार्सेक जो है वो लाइट ईयर से क्या है, बड़ा यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहाँ पे यूज करते हैं, तो आंसर है कि हम लोग जो अर्थ एंड सन के बीच का जो मेन डिस्टेंस है उसे मेजर करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज करते हैं। इट इज अ मेन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और ये एस्ट्रोनॉमिकल कहने का मतलब कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट है,
है ना, जो ब्रांच है वो एस्ट्रोनॉमी का है, और इसलिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे बोल रहे हैं, यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट। ठीक है, अब यहाँ पे मेन डिस्टेंस क्यों हम लोग मेजर कर रहे हैं? बच्चों हम लोग ये सब जानते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है वो सन का अराउंड में जो रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकली रिवॉल्व करता है। ठीक है, मतलब ये एक्सिस और ये एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो हमारा जो अर्थ रिवॉल्व करता है वो कुछ इस तरह से, है ना, मेरा एलिप्स अच्छा नहीं बना है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर मेरा सन यहाँ पे है, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ, तो जैसे यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर ये इधर यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जा रहा है, फिर इस तरह से डिस्टेंस धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये यूनिट हम याद नहीं रख सकते। 10⁻11 मीटर क्या होता है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकल यूनिट को खोज निकाला और वो है मेरा 1 AU। अगर इतना भी आपको याद नहीं रखना है तो आप इसे याद रख सकते हैं अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर आपको ये भी याद नहीं रखना है तो आप इसे 10⁸ किलोमीटर के टर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं मालूम तो आप 1 AU जो आप मेरा प्रैक्टिकल यूनिट है वो याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी हमने लार्जेस्ट यूनिट है ना यूज किया टू मेजर द डिस्टेंस, दैट इज पारसेक, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर लाइट ईयर, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है? ठीक है, तीनों का बीच का रिलेशन क्या है? तो हम क्या करेंगे, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 1 लाइट ईयर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा रिलेशन आ जाएगा। एज यू नो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एंड थर्ड वन इज अ parsec, which is 1 parsec is equal to 3 into 3.08 into 10⁻16 मीटर होता है। ये सारे हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें सिर्फ ये करना है कि जो 1 लाइट ईयर है उसको डिवाइड करना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, which is equal to 1 light year is equal to 9.46 into 10⁻15 divided by 1 astronomical unit 1.5 into 10⁻11 meter, which is equal to 6.3 into 10⁻4 meter। तो 1 light year जो हो गया वो 6.3 into 10⁻4 astronomical unit के बराबर होगा। ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन निकला। सेकेंड, हम क्या करेंगे, पारसेक को लाइट ईयर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ये मेरा जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे कि 1 पारसेक का जो वैल्यू होता है जो डिराइव हम लोग किए हैं, 1 लाइट ईयर का जो वैल्यू होता है, और जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा होगा इन दोनों के बीच का रिलेशन, विच इज 3.26 लाइट ईयर। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। अब मेरा कंक्लूजन क्या हुआ कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा, आप इस रिलेशन से ये ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो मेरा 1 पारसेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर है, तो ऑब्वियसली लाइट ईयर से जो है 1 पारसेक बड़ा हुआ। ठीक है, अब लाइट ईयर जो है
वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है, मतलब कि 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब हम उसके बाद आते हैं एरिया के बारे में। ठीक है, एरिया इन द सेंस कि आप अगर कहीं जाते हो तो बोलते हो कि भैया मुझे ये ज़मीन खरीदना है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कितना बिघा खरीदना है ना, 1 बिघा, 2 बिघा, है ना, 1 डिसमिल, 2 डिसमिल। तो ये क्या हुआ, ये सारा एक प्रैक्टिकल यूनिट है। अगर मान लो आप पंजाब का हो या फिर कहीं कश्मीर साइड का हो, तो वहाँ पे अगर ज़मीन खरीदना है आपको बंगाल में, है ना, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल यूनिट चलते हैं एरिया का, वो बिघा चलता है। ठीक है, हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में स्टडी किया है, तो वहाँ पे हम लोग जो एरिया का यूनिट पढ़े थे वो मीटर स्क्वायर पढ़ा था, है ना। क्यों क्योंकि लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, मीन्स की मीटर इंटू मीटर, विच इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बार्न, जो कि बहुत ही स्मॉल एरियाज, जैसे न्यूक्लियर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमें फाइंड आउट करना होता है वहां पे यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। सबसे स्मॉलेस्ट एरिया का यूनिट है बार्न। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एरिया है, जैसे 1 एकड़ 4047 मीटर स्क्वायर है। 1 एयर 10 इंटू 10 मीटर, है ना, 10/10। अभी हम लोग जो यूज करते हैं क्या, अगर हमें कोई पूछेगा कि ये जो घर है इसका जो ये जो रूम है वो 10/10 का है, 10/10 कहने का मतलब क्या है, 10/10 फुट। ठीक है, 10/10 फुट। अब यहाँ पे क्या है, एक आता है 1 हेक्टेयर विच इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, मीन्स इसका मतलब यह है कि 100/100 का 100 इंटू 100 मीटर। ठीक है, तो जितने भी हमने प्रैक्टिकल यूनिट बनाए हैं वो सारी अपने इजी और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बनाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लार्ज मासेस। हम लोग कैसे मेजर करते हैं लार्ज मासेस। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग आगे जाकर पढ़ोगे कि किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी मटेरियल का जब मास इतना ज़्यादा हो जाता है ना, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके खुद के पार्टिकल उससे अलग होने लगते हैं। अब वो मास कितना बड़ा होता होगा, है ना। हमारा अर्थ भी क्या है, अर्थ के जो पार्टिकल, अर्थ के जो भी मटेरियल हैं वो सारे स्टिक हैं, मतलब कि अभी नहीं हट रहे हैं। सन के भी जो मटेरियल हैं वो भी नहीं एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, चिपके हुए हैं, है ना। तो आखिर वो मास कितना बड़ा है, ठीक है ना। वो सारी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में क्या पढ़ा था, मासेस का जो यूनिट होता है वो हम लोग किलोग्राम में मेजर करते थे, केजी में। ठीक है, तो अब जैसे कि हमें अर्थ का मास पता करना है या फिर याद करना है, सन का मास हमें याद रखना है, तो हम कैसे याद रखेंगे, ये तो कि लाखों किलोग्राम, करोड़ों किलोग्राम होगा, है ना। तो इतने बड़े क्वांटिटी हम याद नहीं रख सकते हैं, या फिर ऐसे बोलो कि आप 10⁻28। तो ये भी ये जो रूल है ये लॉ ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल यूनिट में फिजिक्स के लॉ से कोई लेना देना, हमें फिजिक्स से ही कोई लेना देना मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट ऐसे यूज करेंगे जो हमारे लिए इजी और कन्वीनियंट होगा। सबसे पहले आता है स्लग।
स्लग एक क्या है, यूनिट है मास इसका, जो 1 स्लग होता है 14.57 kg। सेकेंड है पाउंड, है ना, जो पाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एलबी के टर्म में, तो 1 एलबी होता है जस्ट हाफ केजी से थोड़ा कम। जैसे कि 1 पाउंड, अभी भी आप लोग आप अगर जैसे कि बेकरी शॉप में जाते हो तो वहाँ बोलते हो कि भैया हमें केक चाहिए, तो वो आपको जो बताता है वो पाउंड में ही बताता है कि मेरे पास 2 पाउंड 3 पाउंड 5 पाउंड का केक है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चंद्रशेखर लिमिट। बच्चों इंडिया का ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जो यूनिवर्स का सबसे हैवीएस्ट मास का यूनिट है ना, इनके नाम से है। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्टडी और रिसर्च किया था अपने में कि जो सन का मास है, अगर उस मास से 1.4 टाइम्स अगर ज्यादा मास वाला कोई मटेरियल है तो वो धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से अलग होने लगेगा। मतलब उसके बीच उनके बीच जो भी पार्टिकल है वो धीरे धीरे अपने आप अलग होने लगेगा, उसका प्रोसेस अलग होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। सो CGL इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। इसके बाद यूनिवर्स में कोई ऐसा मटेरियल का इन्वेंशन नहीं हुआ जो इनसे बड़ा हो। ठीक है, ये सबसे हैवीएस्ट मास का यूनिट है CGCSL। ठीक है, 1 चंद्रशेखर लिमिट जो कि 1.4 टाइम्स मास के सन के मास का है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 टन और मीट्रिक टन विच इज इक्वल टू 1000 kg, 1 क्विंटल विच इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम लोग बहुत ही छोटे मास के बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने लार्जेस्ट मास के बारे में देखा। ठीक है, अब जैसे हम लोग एटॉम्स का मास हमें निकालना है ना, न्यूक्लियस का मास हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहली बात आई कि भाई एटॉमिक मास है ना, हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना 1 होता है। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी एटॉम्स आए है ना, एलिमेंट्स आए, उनको अगर हमें मेजरमेंट मास मेजर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग मेजर और कंपेयर करते हैं कार्बन के एटम से। ठीक है, और कौन सा कार्बन, कार्बन 12। हम लोग हाइड्रोजन के एटॉमिक मास इसलिए कंपेयर नहीं करते हैं कि हाइड्रोजन, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन का प्लेस है, जो जगह है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो ऐसे ही बस रख दिया गया है। ठीक है ना, अभी तक ऐसा फिक्स्ड प्लेस उसके लिए अभी तक नहीं यूज हुआ है पीरियोडिक टेबल में। तो हम लोग यहाँ पे जो कंपेयर करेंगे एटॉमिक मास के लिए, वो हम लोग कार्बन 12 के से कंपेयर करेंगे। तो किसी भी एटम्स का जो मास होगा वो यूज करेंगे, इट इज द 1/12 द ऑफ मास ऑफ द 1 कार्बन एटम। तो अब ये 1 कार्बन मतलब कि 1 AMU, इसको हम लोग AMU भी लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है ये मास का। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइम। अब टाइम को हम लोग, आप सभी को पता होगा कि टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। ठीक है, अब 1 डे क्या है, ये भी तो टाइम का यूनिट है। 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, 24 आवर्स,
है ना। वन डे हम लोग किसको बोलेंगे, वन सनसेट से दूसरे दिन के सनसेट तक, या फिर पहले दिन का सनराइज से दूसरे दिन का सनराइज तक, ठीक है। तो ये भी एक टाइम का यूनिट है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लूनर मंथ क्या होता है। तो लूनर मंथ होता है टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। मून जो एक हमारा उपग्रह है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है, तो जब वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन अपने रिवॉल्व पूरा करता है अर्थ के अराउंड, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में, तो हम बोलेंगे कि ये लूनर मंथ है। लूनर मंथ की क्या, मून का मंथ, ठीक है, मून का मंथ, इसको हम लोग बोलेंगे मून का मंथ। अब ये कितने बराबर होता है, तो ये होता है 27.3 डेज, ठीक है। 27.3 डेज में ये अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का अपना एक रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट कर लेता है अर्थ के अराउंड में, इसलिए इसको बोलते हैं वन लूनर मंथ इज इक्वल टू 27.3 डेज। दूसरा आता है लीप ईयर। तो बच्चों लीप ईयर का बेसिक डेफिनेशन आपको भी पता होगा कि ये एक फरवरी में, मीन्स कि हर 4 इयर्स के बाद आता है, ठीक है। इन दिस ईयर मंथ ऑफ फरवरी हैज 29 डेज, जिसमें फरवरी का जो मंथ होगा, है ना, इसके अलावा 28 डेज का होता है। लेकिन जब भी लीप ईयर होता है इस टाइम में जो हमारा फरवरी का डेज होगा, मतलब फरवरी का जो मंथ होगा वो 29 डेज का होता है, ठीक है। और वैसा ईयर जैसे कि 2019, 2020, ठीक है, तो इस साल, या फिर इस साल नहीं बोलेंगे, कि वैसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे कि 2020, तो क्या 2024 से डिविजिबल है, 4 5 जा 20, ठीक है, फिर 0, फिर 4 5 जा 20, ठीक है, मीन्स 205 में, 205 से 4, ठीक है, 202, है ना, 202। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 5 जा 20, ये खत्म। उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, हम 0 नहीं ला सकते इसलिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे 0 लाएंगे, और यहाँ पे 4 5 जा 20। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 2020 बाई 4 से, ठीक है। कितने बार में, 505 टाइम, ठीक है। तो मीन्स कि 2020 का जो फरवरी मंथ था ये हमारा लीप ईयर था, ठीक है, ये हमारा लीप ईयर था। एक मिनट, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4, ओके। अब सोलर डे क्या होता है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था जो मून डे होता है, सॉरी जो लूनर मंथ होता है, ये किसके लिए होता है, मून के लिए। तो उसी तरह से जो सोलर डे होता है वो सन के लिए होता है, ठीक है। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या फिर वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द सन। और ये कितने दिन होता है, सोलर डे वेरीज फ्रॉम डे टू डे, ठीक है ना, ये वैरी करता है। सो इसका हम लोग एवरेज सोलर डे जो होता है कैलकुलेट करते हैं, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ऑल डेज इन अ ईयर। सो एवरेज सोलर डे विच इज इक्वल टू 1 बाई, जैसे कि ये मेरा, ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, तो ये सन है ना, और ये मेरा अर्थ है। तो अर्थ के अराउंड में ये मान लेते हैं यहाँ पे एक चक्कर लगा के गया, ठीक है ना।
तो ये 4 ईयर में ना थोड़ा सा पीछे आ जाता है। मतलब ये कि जो 1 ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है, 1 ईयर जो कंप्लीट होते होते तो 365 उसके बाद 1/4 कंप्लीट कर पाता है। ये कितना 1/4, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 365.25। सो एवरेज सोलर डे जो होता है ना 1/365.25 द पार्ट ऑफ द सोलर ईयर होता है। ठीक है, सोलर ईयर कितने दिन का होता है 365.25 है ना। सोलर ईयर कितने दिन का होता है 365.25, तो एवरेज सोलर डे कितने दिन का होगा 1/365.25। नेक्स्ट हम लोग सोलर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोलर ईयर सेम चीज जैसे पहले बताया, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। 1 सोलर ईयर 365.25 एवरेज सोलर डेज। अगर हम यहाँ पे देखें कि एवरेज जो सोलर डे होगा 1/365.25 as before that is solar day। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी सोलर डे। नेक्स्ट, सो सेड्रियल डेज ये कहलाता है 366.25 सेड्रियल डे कहलाता है। अब सेड्रियल डेज क्या होता है, सेड्रियल डेज होता है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। यहाँ पे स्टार के कंपेयर में जो डेज होता है वो सिड्रियल डे उसे बोलते हैं। यहाँ पे सन के रिस्पेक्ट में नहीं होता, स्टार के रिस्पेक्ट में होता है। तो 1 सोलर ईयर जो होता है 366.25 सिड्रियल डे विच इज इक्वल टू 365.25 एवरेज सोलर डे होता है। आगे हम लोग आते हैं, सो हेंस 1 सिड्रियल डे होता है जो वो लेस देन 1 सोलर डे होता है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, तो ट्रॉपिकल ईयर द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। तो जिस ईयर में सारे जो सोलर इक्लिप्स होते हैं, जितने भी सोलर इक्लिप्स होते हैं वो सारे ट्रॉपिकल ईयर कहलाते हैं। ठीक है, अब शेक के क्या है, सो ये भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड होता है। 1 शेक इज इक्वल टू, ठीक है, 1 शेक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर की। तो जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा लेंथ डिस्टेंस का है ना, मास का, एरिया का, उसी तरह से हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 बार होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is equal to 10 to the power 5 Newton per meter square, which is also equal to 10 to the power 5 Pascal। ठीक है, तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट, एंड पास्कल इज ऑल्सो स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोलेंगे, फिर भी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं 10 टू द पावर 5 पास्कल, है ना। पास्कल हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट के टर्म में भी यूज कर सकते हैं, बट ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, ये हमें याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे याद कर लेते हैं 10 टू द पावर 5 पास्कल, राइट। 1 मिली बार, ठीक है, 1 मिली बार 10 टू द पावर 2 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि 1 मिली बार जो होगा वो 10 टू द पावर 2 पास्कल के बराबर होगा। एंड टॉर इज अनदर यूनिट, अनदर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द प्रेशर which is equal to 1 millimeter of Hg column। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा, है ना, जैसे कि ब्लड प्रेशर हम लोग जो मापते हैं, ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं वो मिलीमीटर में मेजर करते हैं, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg column। ठीक है, तो आप अगर किसी से किसी ने पूछा आपसे कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो आप बोलोगे 80
इंटू 10⁻³ ठीक है। तो वो नहीं समझेगा 10⁻³ क्या होता है। किसी ने बोला 60 इंटू 10⁻³, किसी ने बोला 90 इंटू 10⁻³। तो हम लोग हर टर्म में क्या यूज कर रहे हैं, 10⁻³ तो इसको हम लोगों ने खुद से क्या किया कि 10⁻³ था, है ना, ये अलग कर दिया और सीधा सीधा हम लोग बताने लगे कि किसी ने पूछा कि ब्लड प्रेशर क्या है तो 60, समझ में आ गया कि 60 के आगे क्या लगा हुआ है ना। दूसरे ने बोला कि ब्लड प्रेशर क्या है तो वो बोलेगा 90, ठीक है, तो वो भी समझ गया कि 90 के आगे क्या लग रहा है, मिलीमीटर। 10⁻³ क्या होता है, मिलीमीटर, ठीक है। तो ये चीजें है ना रिमूव होना हटना शुरू हो गया एक तरह से देखेंगे तो, मिलीमीटर 10⁻³ क्या हो रहा है, ठीक है ना, उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब ऐसे ही समझ में आ जा रहा है कि 90 है तो 90 के आगे क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 torr इज इक्वल टू जो हुआ 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम, उसी तरह से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा 1 बार which is equal to 760 millimeter of Hg column which is also is equal to 760, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो, आज का लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।